हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। लाजवाब सेगमेंट होगा आज का, लाजवाब सेशन होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, समय हो चुका है, सुबह के 11 बज चुके हैं और समय है भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का। और भूगोल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, बैंक या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए प्यारे दोस्तों ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। और भूगोल के अंतर्गत हमारा जो अध्ययन चल रहा है वो विश्व का भूगोल चल रहा है। चलिए देखते हैं विश्व के भूगोल के अंतर्गत आज कौन से प्रश्नों को रखा गया है। और प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़रा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है प्यारे दोस्तों, तो हमारा प्रयास है कि हम हर रोज़ ऐसे ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को दें जिससे आप अपना सिलेक्शन पा सकें। तो सक्सेस पॉइंट एट द रेट से जुड़िए, लाभ उठाएं महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ही है जो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन कराता है जिससे आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से नाइजीरिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों, नाइजीरिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपका विकल्प क्या है, डिमलंग, वासे, एसो, चप्पलवड्डी। बस समझ में आ रही है, निम्नलिखित में से नाइजीरिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चप्पलवड्डी, माफ़ कीजिएगा, डिमलंग, वासे, एसो, चप्पलवड्डी। इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर क्या है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही उत्तर छांटना है प्यारे दोस्तों। फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठें और बताएं कि आपने कितने सही प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो अगर बात किया जाए नाइजीरिया की सबसे ऊंची चोटी की, तो नाइजीरिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 2419 मीटर है। नाइजीरिया की जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है, 2419 मीटर। ठीक है, इसे माउंटेन ऑफ डेथ भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये जिस माउंटेन की बात यानी जिस ऊंची चोटी की बात की जा रही है उसका नाम है चप्पलवड्डी। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, नाइजीरिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चप्पलवड्डी। जिसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 2419 मीटर। और अगर फिट की बात करें तो 7936 फीट। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्थल जलडरुमध्य किस देश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा स्थल डमरूमध्य किस देश में स्थित है। निकारागुआ, मैक्सिको, चिली, पनामा। स्थल जलडरुमध्य किस देश में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा। निकारागुआ, मैक्सिको, चिली, पनामा। तो बात किया जाए विश्व के सबसे बड़े स्थल जलडरुमध्य की, तो ये पनामा है जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है और अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है। कौन सा हो जाएगा, पनामा। याद रखिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, पनामा। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये अगर अलग करने की बात करें तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को अलग करता है। जोड़ने की बात करें तो उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है। बात समझ में आ रही। चलिए आगे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सबसे गहरी छाया जहां सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है किस रूप में जाना जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान सबसे गहरी छाया जहां सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है किस रूप में जाना जाता है। अंतरुम्बा, अम्बरा, उपछाया या इनमें से कोई नहीं। समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, विकल्प क्या है, अंतरुम्बरा, अम्बरा, उपछाया, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य ग्रहण के दौरान सबसे गहरी छाया जो जहां सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है तो उसको कहा जाता है अम्बरा। क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है अम्बरा। तो क्या कहा जाता है, अम्बरा कहा जाता है।
तो यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर अम्बरा की बात करें तो अम्बरा एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ चंद्रमा सूर्य की किरणों को पूरी तरह रोक देता है, जिससे सूर्य पूरी तरह ढक जाता है और पूरे सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। ठीक है। अतरुम्बा की बात करें तो जहाँ केंद्रीय सूर्य ग्रहण देखा जाता है। ठीक, केंद्रीय सूर्य ग्रहण कहाँ देखा जाता है अगर प्रश्न में आ जाए तो ये हो जाएगा अतरुम्बा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आल्पस की गर्म, शुष्क एवं तेज हवा है। बात समझ में आ रही है? निम्नलिखित में से कौन सी आल्पस की गर्म, शुष्क, तेज हवा है। आपका विकल्प है चिनुक, फोहन, सिरोको, खमसीन। समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी आल्पस की गर्म, शुष्क, तेज हवा है। चिनुक, फोहन, सिरोको, खमसीन। जितना ज़्यादा आप प्रश्न लगाएंगे उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए और सेलेक्टिव टॉपिक को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि अक्सर प्रश्न आपके सेलेक्टिव टॉपिक से ही होता है और आप समझ नहीं पाते दोस्तों। इसलिए उन टॉपिकों को ज़रूर ध्यान से पढ़िए जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी आल्पस की गर्म, शुष्क, तेज हवा है। तो इसका सही उत्तर होगा फोहन। क्या हो जाएगा दोस्तों? फोहन। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चिनुक राखी पर्वत की गर्म हवा होती है। सिरोको सहारा से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है। खमसीन की बात करें तो मिस्र की गर्म धूल भरी हवा होती है। तो यहाँ पे फोहन होगा, ये अल्पस की पूछी जा रही है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? प्रश्न क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से आपने प्रश्न क्या देखा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी आल्पस की गर्म, शुष्क एवं तेज हवा है। तो वो कौन सी है? वो है फोहन। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? ब्राज़ील धारा की पूर्व की ओर निरंतरता को क्या कहा जाता है। आपका विकल्प है दक्षिण अटलांटिक बहाव, काउंटर इक्वेटोरियल बहाव, पश्चिम अटलांटिक बहाव, उत्तर अटलांटिक बहाव। प्रश्नों को ध्यान से समझिए और तब उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए कि ब्राज़ील धारा की पूर्व की ओर निरंतरता को क्या कहा जाता है। दक्षिण अटलांटिक बहाव, काउंटर इक्वेटोरियल बहाव, पश्चिम अटलांटिक बहाव या उत्तर अटलांटिक बहाव। इसका सही उत्तर है दोस्तों दक्षिण अटलांटिक बहाव। क्या होता है? दक्षिण अटलांटिक बहाव। ब्राज़ील धारा की पूर्व की निरंतरता को कहा जाता है दक्षिण अटलांटिक बहाव। ब्राज़ील धारा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के साथ दक्षिण की ओर बहती है। जब यह अफ्रीका की ओर मुड़ती है तो इसे दक्षिण अटलांटिक बहाव कहा जाता है। यह गर्म समुद्री धारा अटलांटिक महासागर के दक्षिणी चरण का हिस्सा होती है। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है। विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है। चीन, यूएसए, भारत, फ्रांस। विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है। चीन, यूएसए, भारत, फ्रांस। तो दोस्तों अगर बात किया जाए तो भारत के पास विश्व के सबसे बड़े थोरियम भंडार हैं। विशेषकर केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा के समुद्री तटों के मोनाजाइट रेतों में पाए जाते हैं। थोरियम का उपयोग भविष्य में नाभिकीय ईंधन के रूप में किया जा सकता है। तो यहाँ पूछा है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है, तो वो है भारत। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर पूछे भारत में कहाँ कहाँ, तो पहला तो आपका केरल हो जाएगा, फिर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। और तमिलनाडु के बाद उड़ीसा। तमिलनाडु के बाद क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ये उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? चंद्रमा के पिछले भाग को फोटोग्राफ निम्नलिखित द्वारा लिया गया है। चंद्रमा के पिछले भाग को किस फोटोग्राफ द्वारा लिया गया है। विकल्प क्या है? वाइकिंग फर्स्ट, वाइकिंग सेकंड, लूना थर्ड या फिर मेरिनर 9।
चंद्रमा के पिछले भाग का फोटोग्राफ निम्नलिखित द्वारा लिया गया है, उस फोटोग्राफ का नाम बताइए। भाग का जो फोटोग्राफ लिया गया है, ये कह लीजिए चंद्रमा के पिछले भाग का जो पिक्चर ली गई है, फोटो ली गई है, वो किसके द्वारा ली गई है? वाइकिंग फर्स्ट, वाइकिंग सेकेंड, लूना थर्ड या फिर मेरिनर 9। तो दोस्तों चंद्रमा के पिछले भाग की बात करें तो इसकी जो फोटोग्राफ ली गई है वो लूना थर्ड के द्वारा ली गई है। किसके द्वारा ली गई है दोस्तों? लूना थर्ड के द्वारा ली गई है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। लूना थर्ड जो है वो अंतरिक्ष यान था जिसने 1959 में पहली बार चंद्रमा के पिछले भाग का फोटोग्राफ लिया था। कब लिया था? तो ये लिया था 1959 ईस्वी में। ठीक है, सन ईस्वी क्या कह लीजिए, वर्ष कह सकते हैं हम। 1959 वो वर्ष था जब लूना थर्ड ने चंद्रमा के पिछले भाग का फोटोग्राफ लिया था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा प्यारे दोस्तों, याद रखिए कब लिया था, तो 1959 में लिया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि हिमोड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के निक्षेप हैं? ज्वारी निक्षेप, हिमनद निक्षेप, पवन निक्षेप या इनमें से कोई नहीं। हिमोड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के निक्षेप होते हैं? ज्वारी निक्षेप, हिमनद निक्षेप, पवन निक्षेप या इनमें से कोई नहीं। हिमोड़ की बात करें जिसको टिल कहा जाता है इंग्लिश में, तो ये हिमनद निक्षेप होते हैं, क्योंकि हिमोड़ वे अंतरस्थ अवसाद होते हैं जो हिमनदों द्वारा सीधे निक्षेपित हो जाते हैं। इनमें मिट्टी, रेत, बजरी और बड़े बड़े पत्थर बिना किसी परतबंदी के एक साथ पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हिमनद निक्षेप। क्या होगा प्यारे दोस्तों? हिमनद निक्षेप। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है किस ग्रह को उज्ज्वल भटकता तारा के नाम से भी जाना जाता है? विकल्प है मंगल, शुक्र, शनि, बृहस्पति। किस ग्रह को उज्ज्वल भटकता तारे के नाम से जाना जाता है? मंगल, शुक्र, शनि, बृहस्पति। तो दोस्तों शुक्र ग्रह को उज्ज्वल भटकता तारा कहा जाता है क्योंकि यह रात के आकाश में सबसे चमकीले ग्रह होते हैं और अक्सर भोर या संध्या का तारा के रूप में दिखाई देते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उज्ज्वल भटकता तारे के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये शुक्र ग्रह को जाना जाता है। शुक्र ग्रह को जाना, जिसे वीनस कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसे संध्या के तारे के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, संध्या तारा, संध्या तारे के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारे सौरमंडल का निम्नलिखित प्राकृतिक उपग्रहों में से कौन सा चंद्रमा से छोटा है? विकल्प है कैलिस्टो, टाइटन, लो, यूरोपा। हमारे सौरमंडल का निम्नलिखित प्राकृतिक उपग्रहों में से कौन सा चंद्रमा से छोटा है? कैलिस्टो, टाइटन, लो, यूरोपा। चंद्रमा का व्यास 3474 किलोमीटर है। कैलिस्टो की बात करें 4820 किलोमीटर है। टाइटन 5150 किलोमीटर है। आईओ की बात करें तो 3643 किलोमीटर है। यूरोपा की बात करें तो 3122 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, अगर कैलिस्टो की बात करें, है ना, तो कैलिस्टो की बात करें तो ये 4820 किलोमीटर। ठीक है, टाइटन की हम बात कर लें तो 5150 किलोमीटर। ठीक है, लो की बात करें तो ये होता है 3643। और यूरोपा की बात करें तो यूरोपा का होता है 3122। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है? यूरोपा। तो यही विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? कि बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? कील नहर, पनामा नहर, सुएज नहर या उपरोक्त में से कोई नहीं। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर किसके द्वारा जुड़े होते हैं? आपके विकल्प क्या है? कील नहर, पनामा नहर, सुएज नहर या उपरोक्त में से कोई नहीं।
कील नहर, जिसे नॉर्ड ओस्ट सी कनाल भी कहा जाता है, जर्मनी में स्थित है। ठीक है। अगर फिलहाल आपको उत्तर बता दें कि बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर से जो जुड़े हुए होते हैं, कील नहर के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? कील नहर के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये जो कील नहर है ये स्थित कहाँ है? तो ये जर्मनी में स्थित है। याद रखिएगा, कील नहर कहाँ है? ये जर्मनी में स्थित है। ठीक है, जर्मनी में स्थित है। और यह बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से अलग जोड़ती है। ये विश्व की सबसे व्यस्त कृत्रिम जलमार्गों में से एक मानी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, यानी बाल्टिक सागर उत्तरी सागर को कौन जोड़ता है? कील नहर जोड़ती है। अगला प्रश्न है, ओसेशिया निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? रूस और एस्टोनिया, रूस और यूक्रेन, रूस और जॉर्जिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओसेशिया निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? तो ये जो विषय है, ये वो दो देश हैं जिनके बीच ओसेशिया का विवाद चल रहा है। तो वो है रूस और जॉर्जिया। कौन से वो दो देश हैं? रूस और जॉर्जिया वो दो देश हैं जिनके बीच ओसेशिया को लेकर विवाद चल रहा है। ओसेशिया दो भागों में बटी होती है, उत्तर ओसेशिया और दक्षिण ओसेशिया। और दक्षिण ओसेशिया पर रूस और जॉर्जिया के बीच जो युद्ध शुरू हुआ था, कह सकते हैं वो 2008 में हुआ था। कब हुआ था? 2008 की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। 2008 में युद्ध हुआ था। और ये आपके लिए क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि नदियों द्वारा लाई गई गाद के जमाव से कौन सी मिट्टी बनती है? काला, जलोढ़, लाल, फली। नदियों द्वारा लाई गई गाद के जमाव से कौन सी मिट्टी बनती है? काला, जलोढ़, लाल, फली। तो जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई गाद, रेत तथा दोमट पदार्थों के जमाव से बनती है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी नदियों के मैदानों में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है प्यारे दोस्तों, और याद रखिएगा ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये गंगा में पाई जाती है। गंगा के बाद ये ब्रह्मपुत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये ब्रह्मपुत्र में पाई जाती है। उसके बाद ये सिंधु में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है प्यारे दोस्तों? सिंधु में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, पाक खाड़ी निम्नलिखित में से किस जल निकाय के बीच स्थित है? कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप और मालदीव द्वीप समूह, या फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पाक खाड़ी निम्नलिखित में से किस जल निकायों के बीच स्थित है? आपके विकल्प हैं कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप और मालदीव द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें पाक की खाड़ी की तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। किसके बीच में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। और अगर बात करें किसको जोड़ती है तो ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि कौन से जल निकाय के बीच स्थित है? तो ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये खाड़ी। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपसे स्टेट पूछता है तो आप तमिलनाडु, देश पूछता है तो भारत और लंका के बीच स्थित है पाक की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो प्रश्न आपने क्या देखा दोस्तों कि पाक खाड़ी निम्नलिखित में से किस जल निकाय के बीच स्थित है? तो ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। तो आपका बी विकल्प सही माना जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षितिज है जहाँ से पानी के नीचे की ओर रिसने के कारण एल्यूमिनियम और लोहे तथा अन्य खनिज जो है वो हटा दिए जाते हैं? मूल चट्टान क्षितिज, एलुविएटेड क्षितिज, एलुविएटेड क्षितिज, या फिर उपस्तर।
दोस्तों दोनों एक ही लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर होना क्या चाहिए, एल्यूविएटेड, इसको आप एल्यूविएटेड कर लीजिए, यहाँ पर गलत छप गया है, ये एल्यूविएटेड होता है। क्या होता है, एल्यूविएटेड, एल्यूविएटेड, अधल्ला हो गया यहाँ पे, ठीक है, एल्यूविएटेड। तो आपका बी विकल्प सही माना जाएगा दोस्तों, बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें वर्षा का पानी नीचे की ओर बहते समय खनिजों को घोल कर ले जाता है, जिससे यह परत पोषक तत्वों में करीब, ये कह लीजिए गरीब हो जाती है, माफ़ कीजिएगा, जिससे यह परत क्या हो जाती है, पोषक तत्वों में गरीब हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। प्रश्न क्या है दोस्तों कि ब्रिटिश द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। आपके विकल्प है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर दक्षिणी महासागर। तो ब्रिटिश द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। तो ब्रिटिश द्वीप समूह जो है दोस्तों, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ब्रिटिश द्वीप समूह, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड और कई छोटे द्वीप शामिल होते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। ये किस में स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। इनका पूर्वी भाग उत्तरी सागर से घिरा हुआ होता है। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। इंडोनेशियाई द्वीप समूह, ब्रिटिश द्वीप समूह, स्टॉकहोम द्वीप समूह या फिर नॉर्वेजियन द्वीप समूह। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। इंडोनेशियाई द्वीप समूह, ब्रिटिश द्वीप समूह, स्टॉकहोम द्वीप समूह, नॉर्वेजियन द्वीप समूह। तो इसका सही उत्तर होगा स्टॉकहोम द्वीप समूह, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। आपको बता दें, ये जो राम स्थल है, ये वे क्षेत्र होते हैं जो जल पक्षियों और जैव विविधता की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अमेजोनियन काल किस ग्रह से संबंधित है। शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। अमेजोनियन काल किस ग्रह से संबंधित है। तो अमेजोनियन काल की बात करें तो ये मंगल ग्रह के भूवैज्ञानिक इतिहास का नवीनतम काल होता है। यह लगभग 3 अरब वर्ष पहले शुरू हुआ था, आज तक जारी है। इस काल में मंगल का वातावरण ठंडा हो रहता है, शुष्क हो जाता है और ज्वालामुखी गतिविधियां बहुत कम होती हैं। तो अमेजोनियन काल किस ग्रह से संबंधित है, तो ये मंगल ग्रह से संबंधित है। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कब ये शुरू हुआ था, तो ये 3 अरब वर्ष पहले शुरू हुआ था दोस्तों, 3 अरब वर्ष पहले शुरू हुआ था, 3 अरब वर्ष पहले शुरू हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। भूविज्ञान की कौन सी शाखा परतों नामक चट्टान संरचनाओं का अध्ययन करती है। भूविज्ञान की कौन सी शाखा है जो परतों नामक चट्टान संरचनाओं का अध्ययन करती है। आपका विकल्प है स्तरीकी, अवसाद विज्ञान, जल विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान। तो भूविज्ञान की बात करें दोस्तों, तो स्तरीकी वह शाखा है जो चट्टान की परतों और उनके अनुक्रम, वितरण और आयु संबंधों का अध्ययन करती है। यह पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। तो भूविज्ञान की कौन सी शाखा है जो परतों नामक चट्टान संरचनाओं का अध्ययन करती है। तो इसका सही उत्तर होगा स्तरीकी। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्तरीकी। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्यारे दोस्तों, आपने प्रश्न का उत्तर क्या देखा, भूविज्ञान की कौन सी शाखा है जो परतों नामक चट्टान संरचनाओं का अध्ययन करती है। तो ये हो जाएगा स्तरीकी। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ढाल ज्वालामुखी की नहीं होती है। सबसे गर्म लावा, अत्यधिक तरल, हल्के रंग का लावा, सिलिका में कम।
तो विशेषता ढाल ज्वालामुखी की बात करते हैं, नहीं है विशेषता। देखिए ढाल ज्वालामुखी में लावा बहुत गर्म होता है, ठीक है, अत्यधिक तरल होता है, ठीक है, हल्के रंग का लावा होता है। तो ये जो है हल्के रंग यानी कि ये गहरे रंग का होता है, ना कि हल्के रंग का। तो यही आपका गलत हो जाएगा, सिलिका में कम, ये सही है। तो पूछा है कि ढाल ज्वालामुखी की विशेषता नहीं है, तो वो है हल्के रंग का लावा। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्यों गलत है? क्योंकि ये गहरे रंग का होता है, याद रखिएगा, गहरे रंग का होता है। ये गहरे रंग का होता है। अगला प्रश्न क्या है कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पदार्थ की ढलान की ओर गति को क्या कहते हैं? अपक्षय, अपरदन, द्रव्यमान क्षय, भूकंप। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पदार्थ की ढलान की ओर गति को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान क्षय वह प्रक्रिया होती है जिसमें चट्टान, मृदा या अवसाद केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से ढलान की दिशा में नीचे की ओर खिसकते हैं, जैसे भूस्खलन, मृदा सरकना, शिलाखंड गिरना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? द्रव्यमान क्षय। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान क्षय। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि द्रव्यमान क्षय गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण नीचे की ओर गति करते हैं ढलान से, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियाँ दो खगोलीय पिंडों के टकराव से निर्मित होती हैं? यानी दो खगोलीय पिंडों के टकराव से बनती हैं। काष्ठ भू आकृतियाँ, झिली भू आकृतियाँ, प्रभाव भू आकृतियाँ, नदी भू आकृतियाँ। तो निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियाँ दो खगोलीय पिंडों के टकराव से निर्मित होती हैं? तो आपको बता दूं, इसका सही उत्तर होगा भू आकृतियाँ कौन सी होती हैं? तो प्रभाव भू आकृतियाँ होती हैं। कौन सी आकृतियाँ होती हैं दोस्तों? ये प्रभाव भू आकृतियाँ होती हैं। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। प्रभाव भू आकृतियाँ तब बनती हैं जब कोई उल्का, शुद्ध ग्रह या धूमकेतु किसी ग्रह या उपग्रह से टकराता है। इससे गड्ढे, घाटियाँ और वृत्ताकार में बेसिन जैसी संरचनाएं बनती हैं। चंद्रमा के क्रेटर या एरिजोना का मीटियोर क्रेटर जैसे, ठीक है। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्याप्त ऊंचाई का ऊर्ध्वाधर या लगभग ऊर्ध्वाधर चट्टानी चेहरा क्या है? बट, काल, ब्लफ, टेरेस। तो पर्याप्त ऊंचाई का ऊर्ध्वाधर या लगभग ऊर्ध्वाधर चट्टानी का जो चेहरा होता है वो क्या कहलाता है? ब्लफ कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लफ कहलाता है। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। ब्लफ एक ऊंचा, खड़ा या लगभग खड़ा चट्टानी किनारा होता है जो आमतौर पर नदी, झील या समुद्र के किनारे पाया जाता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मैनहट्टन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन। तो मैनहट्टन आपने कई बार पढ़ रखा है दोस्तों। मैनहट्टन द्वीप जो है वो न्यूयॉर्क सिटी का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। ये हडसन नदी में स्थित है और संयुक्त राज्य अमेरिका ये देश में स्थित है। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देश की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, और अगर नदी की बात करें तो हडसन नदी। कौन सी नदी? हडसन नदी, याद देखिएगा, हडसन नदी। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अफ्रीकी महाद्वीप में निम्नलिखित में से किस देश में डोंडावाला गैप स्थित है? जिम्बाब्वे, तंजानिया, युगांडा, अंगोला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अंगोला। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अफ्रीकी महाद्वीप में ये बात करें तो अफ्रीकी महाद्वीप के किस देश में टुंडावाला गैप स्थित है? तो ये अंगोला। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। बात समझ में आ रही है? यह एक भव्य चट्टानी दरार होती है जहाँ से नीचे की घाटी का दृश्य दिखाई देता है। अंगोला के प्रमुख प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर सुबह के 11 बजे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। और दोपहर के 2 बजे संविधान से संबंधित प्रश्न आप प्राप्त कर सकते हैं और रात में 8:05 पर आप जो है इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।